हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास ले रहे होंगे। साथियों, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था लकार के बारे में और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पद और लिंग के बारे में। आज ही की कक्षा में अभी पहले पद पढ़ाते, उसके बाद फिर हमने इस टॉपिक को खत्म होने के बाद फिर हमने इसी कक्षा में पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों। हाँ, और आप लोगों से एक बात मुझे कहना है, आपको जब भी मेरी क्लास लेने के लिए बैठना है तो कॉपी और पेन ले करके बैठना है। आपको जब भी क्लास एंड हो जाती है आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पहले भी आपको जब उचित लगे स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी पेन से जो है ना इस्तेमाल करिए और नोट एक जरूर बनाते रहिएगा। मैं जो क्लास शुरू से पढ़ाया हूँ पूरी वीडियो को देखिएगा और शुरू से नोट बनाइएगा। उसका प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसी चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो शुरू से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और सबका शुरू से नोट बना लीजिए। अगर आपने पीछे की कक्षा देखी है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के फिर पुनः जाकर के सभी वीडियो को देखिएगा और शुरू से नोट बनाइएगा। एक बेहतर तरीके से आपको ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर नोट आपको बनके तैयार हो जाएगा। साथियों, मैं पूरी तरह से अपनी जो है 100% मुझे लगता है कि आप जब क्लास में लेंगे उसके बाद आपको अनुभव होगा कि आपने एक ऑफलाइन कक्षा की तरह ही ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपने एक बेहतर नोट तैयार किया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ऑफलाइन कक्षा में आपने तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन निकाल करके लेकर के बैठिए। अगर नहीं है कॉपी कलम आपके पास अभी तो आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए, जाइए कॉपी कलम लीजिए और तब बैठिए, लेकर के आइए, फिर वीडियो को चालू करिए, फिर आगे की क्लास देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं कक्षा में पद। साथियों, पिछले दिन जो पढ़ा उसके आगे के टॉपिक के तौर पे हमने पढ़ा है इसको पद को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लिंग के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं पद। पद क्या होता है साथियों? तो कह रहा है पद क्या है? विभक्तिहीन शब्द को पद कहते हैं। वैसे शब्द जिसमें विभक्ति नहीं हो, विभक्ति रहित। जैसे हम लोग विभक्ति के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े ना पंचमी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब हमने शुरू में से कभी न कभी जरूर सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे विभक्ति के बारे में भी। तो विभक्ति क्या होता है तो जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति नहीं हो, तो वैसे बिना विभक्ति वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? कैसा शब्द होगा? तो विभक्तिहीन शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? विभक्तिहीन। ये विभक्तिहीन शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, और पद के प्रकार, पद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं साथियों? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, समझिएगा। ठीक है, पहला जो है ना पद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पद को हम लोग कहते हैं आत्मनेपदी और दूसरे पद को कहते हैं परस्मैपदी। पहला पद को क्या बोलते हैं? पहले है ना 2 पद होते हैं। पद के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहले प्रकार को बोलते हैं आत्मनेपदी और दूसरे प्रकार को बोलते हैं परस्मैपदी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आत्मनेपदी किसको कहते हैं? आत्मनेपदी, ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे देखा कि आत्मनेपदी और परस्मैपदी 2 हैं। आत्मनेपदी किसे कहेंगे? तो कहता है जब किसी पद को क्रिया का फल है ना, जब किसी पद से क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वयं मतलब खुद। ठीक है ना, तो जब किसी पद से क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो तब वह पद आत्मनेपदी कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मनेपदी कहलाता है। ठीक है, जैसा क्यों ध्यान दीजिएगा, पुनः इसको पढ़ते हैं। जब किसी पद से क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो तब वह पद आत्मनेपदी कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आत्मनेपदी को हमने जान लिया, परस्मैपदी को भी जानते हैं। परस्मैपदी क्या होता है? तो परस्मैपदी के बारे में आइए साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। जब किसी पद से क्रिया का फल दूसरे तक पहुंचाना हो, कहां तक पहुंचाना हो? दूसरे तक पहुंचाना हो, दूसरे तक पहुंचाना हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है ना, तब वह पद परस्मैपदी कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पद से क्रिया का फल दूसरे तक पहुंचाना हो तब वह पद परस्मैपदी कहलाता है। आत्मनेपदी क्या था? अब दोनों के एक बार पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। जब किसी पद से क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो तो वह आत्मनेपदी कहलाता है, लेकिन जब किसी पद से क्रिया का फल दूसरे तक पहुंचाना हो तब वह पद परस्मैपदी कहलाता है। साथियों, ध्यान पूर्वक आप इसका क्या करिए, समझ में आ गए? जब दूसरे तक पहुंचाना हो तो परस्मैपदी। पर मतलब क्या? दूसरा। पर मींस दूसरा, और ये आत्मा मतलब जानते हैं खुद ही। ठीक है, तो जब किसी पद से क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना होता है
तब उस पद को हम लोग आत्मनेपदी कहते हैं। लेकिन जब किसी पद से क्रिया का फल दूसरे तक पहुंचाना होता है तब उनसे परस्मैपदी कहते हैं। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इरेज करके आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक होगा लिंग। ठीक है, तो हम इसे इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ तो साथियों, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पद के बारे में, अभी हम लोग अब लिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिंग क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो संस्कृत में जो होता है ना साथियों, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में होते हैं 2, संस्कृत में होते हैं 3, और इंग्लिश में तो अधिक हो जाते हैं। उसमें जो है ना मस्कुलिन, फेमिनिन और उसके अलावा भी जो है ना हो जाते हैं, बहुत सारे लेस्बियन भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके बारे में चर्चा छोड़ते हैं। अभी हम आते हैं संस्कृत में, जो पढ़े इसी व्याकरण पे चर्चा देते हैं, संस्कृत व्याकरण पे। तो लिंग क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री, पुरुष या नपुंसक समुदाय का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। किसको कहेंगे? जिस शब्द से स्त्री समुदाय या फिर पुरुष समुदाय या नपुंसक समुदाय का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। उस शब्द को क्या कहेंगे? लिंग कहलाता है। ठीक है, अब लिंग में जैसे हम लोग यहाँ पे सभी समुदाय के कुछ शब्द जो है लिख के रखे हुए हैं, तीनों समुदाय के, इसे आपको पता चल जाए। मैंने बोला बालिका, बालिका बोला, तो बालिका क्या है? ये स्त्री समुदाय का जो है ना शब्द है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अश्व, अश्व मींस क्या होता है? घोड़ा। अश्व मींस घोड़ा, तो यह पुरुष समुदाय को बोध करवा रहा है। उसके बाद पुस्तकम, क्या? पुस्तकम, पुस्तकम ये क्या है? पुस्तक ना तो लड़का है ना तो लड़की है। ये इसको किस में रखेंगे? जिससे न पता चले कि यह पुरुष समुदाय का भी नहीं है, और जिस शब्द से पता चले कि यह पुरुष समुदाय का भी नहीं है और स्त्री समुदाय का भी नहीं है, तो वो शब्द हो जाएंगे हमारे नपुंसक समुदाय के। तो वो कहलाएगा क्या? नपुंसक लिंग। तो समझ में आ गया? ये होगा बालिका हो गया स्त्री समुदाय का, अश्व हो गया पुरुष समुदाय का, और पुस्तकम हो गया नपुंसक समुदाय का। तो इसी प्रकार से संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उसको 3 भागों में बांटा गया लिंग के अनुसार, जिसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लिंग के प्रकार। तो संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? इस बात को जो है ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। संस्कृत में स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। फिर हिंदी में आएगा तो 2 ही होंगे। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सारे शब्द इसी में कैटेगराइज किया, बांट दिया गया। लेकिन संस्कृत में 3, इसको आप फोकस करके रखिए, बढ़िया से याद रखिएगा। तो कौन कौन है तीनों? तो पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग एवं तीसरा है नपुंसक लिंग। तीसरा क्या हमारा? नपुंसक लिंग। अब इसमें हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे बारी बारी से कि स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, पुल्लिंग किसको कहते हैं और नपुंसक लिंग किसको कहते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के बारे में समझिए। स्त्रीलिंग किसको बोलेंगे? जिस शब्द से स्त्री समुदाय का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से खासकर एक ही, कौन सा? तो स्त्री समुदाय का बोध करवाएगा। स्त्री समुदाय यानी कि मादा समुदाय का बोध करवाएगा। जिस शब्द से हमें पता चले कि किसी मादा जो है, मादा का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, मैंने बोला बालिका, ये क्या है? मादा समुदाय लड़की का बोध करा रहा है। बालिका को हम लोग हिंदी में कहते हैं लड़की। अजा, अजा मींस क्या होता है? बकरी, ये भी मादा शब्द का बोध करवा रहा है, मादा समुदाय का। अश्व मींस घोड़ी, अश्व मींस होता है घोड़ा। यहाँ पे देख लीजिए, अश्व मींस क्या होता है साथियों? अश्व मींस होता है घोड़ा, लेकिन यहाँ पे अश्व मींस क्या हो जाएगा? घोड़ी। अश्व मींस घोड़ी। तो ये स्त्री समुदाय का बोध करवाया, यानी कि मादा समुदाय का बोध करवाया। अतः ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उसका लता, लता क्या है? लड़की का नाम। लता क्या होता है? लता लड़की का नाम, जैसे खुशबू है ना, ललिता है ना। इसी प्रकार से क्या है? लता एक नाम है जो कि क्या है? स्त्री समुदाय। जो अभी हमने पिछले देखा था स्त्रीलिंग के बारे में, अब हम लोग देखेंगे आगे उसके पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो पहले देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग क्या होता है? कहता है पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष समुदाय का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष समुदाय का बोध, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किस समुदाय का बोध कराया गया? पुरुष समुदाय अर्थात नर समुदाय का बोध करवाएगा, अर्थात ज्ञान होगा इससे। जिस बात से, जिस शब्द से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष समुदाय का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालक से किस समुदाय का बोध हो रहा है? पुरुष समुदाय। पुरुष मतलब जैसे लड़का हो, बालक मतलब क्या होता है? लड़का, जो कि एक पुरुष का बोध करवाता है। राम, राम भी क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? ये पुरुष समुदाय का ही नाम होता है, या पुरुष समुदाय का ही नाम होता है। यह क्या है? नाम है किस समुदाय का? तो पुरुष समुदाय का। किस समुदाय का?
साथियों पुरुष समुदाय का ही नाम होता है। ये किसका बोध करा रहा है? यह भी पुरुष समुदाय का ही बोध करवा रहा है। ठीक है, राम एक नाम है जो कि पुरुष समुदाय का बोध करवाता है। कभी भी स्त्रीलिंग का नाम राम नहीं है, है ना? कभी सुने हैं किसी का नाम राम? नहीं। वैसे अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा भी क्या है? एक नर जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो ये घोड़ा भी क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद है गजह। गजह मीन्स भी हाथी। ये नर जाति के बारे में बोध करा, नर समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए यह भी क्या है? पुल्लिंग इत्यादि। इस तरह से और भी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष समुदाय का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, रामः, अश्वः, गजः इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? तो जिस शब्द से, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से न तो स्त्री समुदाय का, न तो स्त्री समुदाय का बोध हो और न ही पुरुष समुदाय का, और न ही पुरुष समुदाय का बोध हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नपुंसक लिंग कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। नहीं है, तो जिस शब्द से न तो स्त्री समुदाय का बोध हो और न ही पुरुष समुदाय का, उसे न ही पुरुष समुदाय का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, तो वैसे शब्द जिसको बोलने पर, है ना, हमको न तो नर जाति का पता हो और न तो मादा जाति का, यानी कि न तो नर समुदाय का बोध हो रहा हो और न तो मादा समुदाय का बोध हो रहा हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे साथियों? नपुंसक लिंग। क्या कहलाएंगे? नपुंसक लिंग। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। पुस्तकम। पुस्तकम इस क्या होता है? पुस्तक। संस्कृत में पुस्तकम, हिंदी में बोलते हैं पुस्तक या किताब। ठीक है ना, पुस्तक बोलते हैं। तो पुस्तकम का न तो हमको इससे पुस्तकम शब्द से न तो स्त्रीलिंग का पता चल रहा है और न तो पुल्लिंग का, यानी कि न तो नर जाति का न तो मादा जाति का। तो फिर इसको हम क्या रखेंगे? किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको रखेंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, आगे फलम। फलम यानी फल। फल का क्या? न तो हमें पता चल रहा है मादा जाति है, समुदाय है, और नहीं तो नर समुदाय है, न तो मादा समुदाय और नहीं नर समुदाय। तो फल को किस में रखेंगे? नपुंसक में रखेंगे। गृह। गृह मीन्स घर। घर क्या? घर को क्या कहेंगे हम लोग? वो स्त्री जाति है या फिर पुरुष जाति है, मतलब नर समुदाय का आता है कि मादा समुदाय का आता है? किसी में नहीं आ रहा है कंफ्यूजन। ऐसे वर्ड जो है ना, जो पता चल जाए बोलने पर या देखने से कि न तो नर समुदाय का और न तो मादा समुदाय का, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, फिर से पुनः इसको देख लीजिए। जिस शब्द से न तो स्त्री समुदाय का बोध हो और न ही पुरुष समुदाय का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तकम, फलम, गृहम इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या हो गया? लिंग वाला टॉपिक हमारा इस तरह से यहाँ पे हो गया खत्म। लिंग का टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, लिंग का टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक बार पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ले लिए? ठीक है, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वो मेरा टॉपिक होगा धातु। क्या होगा टॉपिक? टॉपिक होगा हमारा धातु। अब धातु के बारे में संस्कृत में बहुत सारा इसका यूज है, तो इस धातु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर ये होता क्या। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु के बारे में। तो अभी आपको इसका बढ़िया से एक बार नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं। जब आपको साफ लगे उस समय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है इसमें कहीं कुछ समझाने के समय में आपको कुछ स्पष्ट अक्षर न पता चल रहा हो, तो जब हमने ऐसे पीछे जब इसको जो है ना इस तरह से बताने से पहले आपका जो साफ सुथरा आया था, उसी समय का स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोटबुक तैयार कीजिए। नोटबुक तैयार कीजिए ना आपको मैं रियली बता रहा हूँ 100% आपका जो है ऑफलाइन कक्षा से बेहतर नोट आपको तैयार होकर आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे थे, यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब भी हमने इसी प्रकार से उनको नोट तैयार करवाया। आपको एक बेहतर नोट तैयार होता जाएगा, बनाने के बाद आपको लगेगा वाह क्या बात है। इसलिए आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है साथियों, तो ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं।